वेरी वार्म वेलकम डियर स्टूडेंट्स, विजय सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजीता, आपकी सोशल साइंस टीचर, आपकी गाइड, आपकी कोच, आपकी हेल्पर, और मैं यहां पर हूं सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट को आपके लिए आसान बनाने के लिए। ठीक है, प्लीज़ कोऑपरेट। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि अपने लास्ट क्लास में हम अपने सोशल साइंस सब्जेक्ट के यूनिट 1 चैप्टर नंबर 3 नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, इसके बारे में हम काफ़ी कुछ स्टडी कर रहे थे। हमने जो इसमें इसके अंदर का जो थर्ड लेसन पढ़ा, इसमें हमने बहुत दर्दनाक स्टोरीज पढ़ी। ठीक है, और किस तरह से ये सारी चीज़ें जर्मनी में हुई। और देखिए, यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि ये बिल्कुल भी ना समझे कोई कि इतने दूर जर्मनी में अगर कोई घटना हुई है तो इसका हमसे क्या लेना देना। मैं आपको बार बार बताना चाहूँगी कि विश्व में कहीं पर भी कोई घटना होती है तो उसका असर दूसरे देशों पर किसी न किसी रूप में पड़ता ही है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि विश्व के एक देश जर्मनी में जिस तरह की घटनाएं हुई और उसका असर हम जो है वो अभी तक देखते हैं। ठीक है, हमको ये जानना ज़रूरी है कि इस तरह के काम करने से क्या नुकसान होते हैं, किस तरह से जो ह्यूमैनिटी है उसको बचा कर रखना ज़रूरी है। ठीक है, तो अपने लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, हमने हिटलर के बारे में और उनकी पूरी पार्टी के बारे में हमने देखा था कि किस तरह से युद्ध के दौरान जो ज्यूज़ हैं या दूसरे जो अनडिज़ायरेबल लोग जो हैं उन पर कितना अधिक अत्याचार किया गया, क्या क्या किया गया, इसके बारे में हमने काफ़ी कुछ जाना। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे यूथ इन नाजी जर्मनी की। जो नाजी जर्मनी जो था उस समय, वहाँ पर युवाओं की, यूथ की स्थिति कैसी थी। युवा जो हैं, युवा शक्ति किसी भी देश के क्या होते हैं, फ्यूचर होते हैं। ठीक है, तो अगर युवाओं को अगर अपने आइडियोलॉजी में अगर ढाल लिया जाए तो अपने जो है जिस तरह के कंट्री का निर्माण कोई डिक्टेटर करना चाहता है वो इजीली कर सकता है। इसीलिए क्या है, जो हिटलर या जिसको हम नाजी बोलें, तो नाजियों की दिलचस्पी युवाओं में, बच्चों में बहुत ज़्यादा थी, जिसके लिए उन लोगों ने बाकायदा एक प्री प्लान्ड प्रोसेस उनके फॉर्मेशन के लिए, उनको शेप देने के लिए किया। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। स्ट्रॉन्ग नाजी जर्मनी कुड बी एस्टेब्लिश्ड ओनली बाय टीचिंग चिल्ड्रन नाजी आइडियोलॉजी। जो हिटलर है या जो नाजीज़ हैं वो एक बहुत ही, अगर स्ट्रॉन्ग नाजी जर्मनी ये लोग बनाना चाहते थे तो ये केवल तभी संभव हो सकता था जब बच्चों को नाजी आइडियोलॉजी की टीचिंग्स दिया जाए, शिक्षा दिया जाए, घुट्टी में घोलकर पिलाया जाए। ठीक है, तो ये काम इन लोगों ने बखूबी किया और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, फुल प्रोसेस के साथ किया। जैसे स्टार्ट किससे किया, स्कूलिंग से इन्होंने की, क्लींस्ड एंड प्यूरिफाइड। इन लोगों ने स्कूलों को ही इसको सफाया करना और उसको प्यूरिफाई करना स्टार्ट किया। ठीक है, स्कूलों से उसका स्टार्ट किया। कैसे, एक्शन अगेंस्ट टीचर। सबसे पहले तो इन लोगों ने ये किया कि जो टीचर्स इनकी आइडियोलॉजी में फिट नहीं बैठते थे या फिर पॉलिटिकली जिसको वो लोग अनडिज़ायरेबल मानते थे कि पॉलिटिकली ये हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है, तो इस तरह के टीचर्स को नाजियों ने सबसे पहले तो स्कूलों से निकालना स्टार्ट किया। उसके बाद फिर बहुत सारे लोगों को मार भी दिया गया बाद में। ठीक है, तो एक तो ये हुआ। फिर चिल्ड्रन सेग्रीगेटेड, जो एक ही स्कूल में जो ज्यूज़ बच्चे, जर्मन बच्चे जो पढ़ा करते थे, उनके साथ साथ बैठने, खेलने, कूदने, अपनी चीज़ें शेयर करने की पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई। पहले तो ये पाबंदी लगा दी गई, उसके बाद क्या किया गया, एक्शन अगेंस्ट अनडिज़ायरेबल चिल्ड्रन। तो ये अनडिज़ायरेबल चिल्ड्रन कौन थे, ये शब्द हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं। अनडिज़ायरेबल चिल्ड्रन में क्या होते थे, नाजी प्योर जर्मन बच्चों को छोड़ के जितने भी लोग थे वो क्या थे, अनडिज़ायरेबल थे, जिसमें ज्यूज़ बच्चे तो आते ही थे, इसके साथ साथ ब्लैक्स और जिप्सीज, इस तरह के लोग भी इसमें आते थे। इसी में जो हैंडीकैप जो होते थे ये भी उसी के अंदर में आते थे।
थे, ठीक है। तो इनके खिलाफ भी क्या लिया गया, इनके खिलाफ भी एक्शन लिया गया। शुरू में तो क्या हुआ कि केवल इन दोनों के साथ साथ बैठने, खेलने, चीज़ें शेयर करने पर बैन कर दिया गया। बाद में क्या है, इस तरह के जो अनडिज़ायरेबल बच्चे थे स्कूलों में पढ़ने वाले, जिसको अनडिज़ायरेबल कौन मानते थे, नाजी आइडियोलॉजी के हिसाब से ये बच्चे अनडिज़ायरेबल थे, और इनको भी बाद में क्या है, स्कूल से इनको निकाल दिया गया। 1940s फाइनली दे वर टेकन टू द गैस चैम्बर, और ये 1940 के आसपास ये जो बच्चे थे अनडिज़ायरेबल बच्चे, इनको भी कहाँ ले जाके मार दिया गया, गैस चैम्बर में ले जाके मार दिया गया, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ गुड जर्मन, अब ये जो गुड जर्मन बच्चे या गुड जर्मन की बात, ये गुड जर्मन एक्चुअली होते कौन हैं, तो गुड जर्मन सारे वो होते हैं इनके हिसाब से, या वो होते थे, ऐसा शब्द यूज़ करना चाहिए, जो कि नाजी जो एक पिक्चर है उसमें पूरी तरह से फिट बैठते थे, ठीक है ना। तो ये क्या है, इनके हिसाब से गुड जर्मन है, और बाकी और सारे जो लोग हैं उनको जीने का अधिकार नहीं है। तो ये क्या है, गुड जर्मन बनाने के लिए क्या किया गया है, स्कूल टेक्स्ट बुक वर री रिटन, ठीक है, तो ये बच्चों को गुड जर्मन बनाने के लिए, मतलब नाजी आइडियोलॉजी के सांचे में फिट करने के लिए जो ये इतना सारा काम तो किया गया। और क्या काम किया गया, जो किताबें थी, स्कूलों की जो किताबें थी उसको फिर से लिखा गया, री रिटन किया गया, ठीक है। और रेशियल साइंस, द न्यू सब्जेक्ट, रेशियल साइंस, नस्ल विज्ञान नाम का एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। और ये नस्ल विज्ञान में वही सारी बातें बताई गई कि किस तरह से जो जर्मन हैं, वो भी आर्य जर्मन जो हैं वो सबसे अधिक शुद्ध हैं, और बाकी सारे ये ज्यूज़ या जिप्सीज़ हैं ये किस तरह से उनसे अलग हैं, और उसमें नफ़रत करना सिखाना, इन लोगों को एक अलग सी हास्यास्पद इमेज जोड़ देना उनका, ये सारी चीज़ें छोटे छोटे बच्चों को बुक के थ्रू, बुक के माध्यम से सिखाई जाने लगी। यहाँ तक कि मैथ सब्जेक्ट मैनिपुलेटेड, मैथ जैसे सब्जेक्ट में किस तरह से आइडियोलॉजी की नाजी आइडियोलॉजी को थोपा जा सकता है, लेकिन जो नाजीज़ हैं इन लोगों ने ये भी कर दिखाया, मैथ सब्जेक्ट के थ्रू भी मैथ सब्जेक्ट को पूरी तरह से मैनिपुलेट कर दिया गया। और वो जो मैथ सब्जेक्ट पढ़ाने का जो मेन ऑब्जेक्ट भी जो निकल कर आया, वो क्या कि ये जो अनडिज़ायरेबल लोग थे उनके खिलाफ बातें करना, छोटे छोटे बच्चों के मन में ये भरना कि ये सही नहीं है, देश के लिए सही नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक है। अच्छा, फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स, तो स्पोर्ट्स जो है वो तो स्कूलों में होते ही हैं, लेकिन स्पोर्ट्स के थ्रू भी क्या किया गया, उसमें बच्चों में जो है वो वायलेंस, हिंसा जो है वो मेन मोटो था, उसमें हिंसा की प्रवृत्ति विकसित करना, मार काट, इस तरह की चीज़ें। और अग्रेशन को क्या बोलेंगे, बहुत ही आक्रामक जो होता है ना, या आक्रामकपन, वो चीज़ें जो है स्पोर्ट्स के थ्रू नाजी बच्चों को सिखाई गई। और हिटलर जो है वो बॉक्सिंग का रोल इसमें काफ़ी मानता था, क्योंकि बॉक्सिंग में क्या होता है कि एक दूसरे को मारने का ही तो ये गेम होता है ना, वायलेंस होता है एक तरह से, ठीक है। तो ये जो हिटलर है, डिक्टेटर हिटलर, वो ऐसा मानता था कि बॉक्सिंग जो है एक ऐसा गेम है जो कि जो बच्चों में जो लड़के हैं उनमें एक मर्दाना पन जो है वो उसमें डेवलप करने का काम करता है, वो उनको ज़्यादा आक्रामक बनाता है, और ऐसा होना चाहिए, लड़कों को ऐसा होना चाहिए, ऐसा हिटलर का मानना था, उसकी ऐसी सोच थी, ठीक है। अच्छा, ये सारे काम जो किए जा रहे थे, तो और ये इस तरह के बच्चों और जो यूथ है उसको पूरा हैंडल करना, इसको पूरी तरह से नाजी जर्मनी के आइडियोलॉजी में फिट करने का काम करना, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, यूथ ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ठीक है। नाजी जर्मनी के अंदर में ही एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन था
तो ये जो यूथ ऑर्गेनाइजेशन है वही ये सारे काम किया करता था, ठीक है, कि ये बच्चों का टेक्स्ट बुक और किस तरह से उनको ये सारी चीज़ें सिखाना ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और क्या था, जब बच्चे, देखिए किस तरह से किस प्रोसेस में बच्चों को ढाला जाता था। जब बच्चे 10 साल के हो जाते थे तो उनको यंग फोक, देखिए JUNGVOLK, ठीक है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन है यंग फोक, इसमें भेज दिया जाता था, जिसमें इनको जो शुरुआती बातें जो होती थी नाजी जर्मनी के स्ट्रक्चर से रिलेटेड वो चीज़ें इनको सिखाई जाती थी। जब बच्चे 14 साल के हो जाते थे, 14 ईयर्स के हो जाते थे, तो उनको क्या है, हिटलर्स यूथ नाम का ऑर्गेनाइजेशन उनको ज्वाइन करना पड़ता था, जो कि एक नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है। हिटलर्स यूथ ये एक ऑर्गेनाइजेशन था। 14 साल के उम्र के बच्चों को उसको ज्वाइन कर लेना पड़ता था, और इसमें जो है दूसरों के प्रति, जिप्सीज है और ज्यूज़ हैं, इनके प्रति उनमें घृणा की भावना जगाना, और इस तरह से वायलेंस, एग्रेशन, ये सारी चीज़ें जो है इन बच्चों को सिखाई जाती थी। और ये जब बच्चे 18 ईयर्स के हो जाते थे तो इनको कहाँ डाल दिया जाता था, इनको लेबर सर्विस में जो है वो डाल दिया जाता था, श्रम सेवा में इनको डाल दिया जाता था, जहाँ पर ये लोग बाकायदा आर्मी ज्वाइन करते थे, सेना ज्वाइन करते थे, ठीक है। और इसी समय इन लोगों को कोई ना कोई नाजी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी मेंबरशिप लेनी पड़ती थी। तो देखिए कितने तरीके से जो है युवाओं और बच्चों को इस तरह से ढाला गया उस समय, है ना। अच्छा, ये जो नाजी यूथ लीग, जिसको हम बार भी, ये देखिए यहाँ पर ये हिटलर्स यूथ एक वर्ड है ना यहाँ पे, कि 14 साल के बच्चों को हिटलर्स यूथ नाम का एक नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना पड़ता था। तो ये जो हिटलर्स यूथ है, इसकी स्थापना हुई थी नाजी यूथ लीग के नाम से। इसका नाम पहले नाजी यूथ लीग था, लेकिन 4 साल के बाद इसका नाम बदलकर हिटलर्स यूथ कर दिया गया। इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखोगे ना, हो सकता है ये कहीं से क्वेश्चन निकल के आ जाए, है ना। अच्छा, और इस नाजी यूथ लीग जो कि आगे चल के हिटलर्स यूथ बना, इसमें 1933 तक 12.5 लाख बच्चे जो हैं वो इसको ज्वाइन कर चुके थे, और इसके अंडर में जो भी इन लोगों का ट्रेनिंग प्रोसेस था वो बाकायदा हासिल कर रहे थे। इससे भी ज़्यादा, 12.5 लाख से भी ज़्यादा। और ऑल अदर यूथ ऑर्गेनाइजेशन वर डिसॉल्व्ड। ऐसा नहीं है कि ये नाजी ऑर्गेनाइजेशन जो है केवल वही एक्टिव थे, और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन थे जो कि यूथ ऑर्गेनाइजेशन जिसको कह सकते हैं। तो लेकिन क्या किया गया, ये जो नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, इसको ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए और जो दूसरे यूथ ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया, उसको डिसॉल्व कर दिया गया बाकायदा, ठीक है। इससे क्या हुआ कि केवल एग्जिस्टेंस में क्या रहा, ये जो नाजी जर्मनी यूथ ऑर्गेनाइजेशन है केवल वही एग्जिस्टेंस में रहा, ठीक। द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड, मतलब मातृत्व के बारे में नाजियों की सोच कैसी थी, एक अलग ही सोच थी उनकी, ठीक है। जैसे आज के समय में हम क्या कहते हैं ना, स्त्री और पुरुष, मैन एंड वुमेन क्या हैं, वो बराबर हैं, उनको बराबर होना चाहिए। अगर नहीं भी हैं किसी जगह पे तो हम क्या, यहाँ का हमारे अभी का मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है कि उनको बराबर होना चाहिए, दोनों में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। लेकिन जो नाजी सोच थी, नाजी आइडियोलॉजी थी, वो मदरहुड के बारे में क्या थी ये अभी हम देखेंगे। डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन, सबसे पहले तो उनका ये सोचना था कि स्त्री और पुरुष, मैन और वुमेन वो बराबर बिल्कुल भी नहीं हैं, और उनमें डिफरेंसेस हैं और होना भी चाहिए। नो नीड टू इक्वल राइट्स फॉर देम। और जैसे महिलाओं के लिए, खासकर महिला अधिकार जिसको हम कहते हैं ना, स्त्रियों के अधिकार की हम बार बार बात करते हैं, तो नाजी सोच ऐसी थी कि महिलाओं के लिए कोई भी जो इक्वल राइट्स है उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो इक्वल है ही नहीं,
और इसीलिए इसकी ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, ड्यूटीज़ ऑफ आर्य मैन एंड वुमेन, वो इस तरीके से एक दूसरे को जो है ये सोच है एक दूसरे को अलग अलग इस तरह से मानता था, क्योंकि ये मानता था कि जो आर्य मैन है उसके कर्तव्य अलग हैं, उसकी ड्यूटीज़ अलग हैं, और जो वुमेन है उसकी ड्यूटीज़ उसके कर्तव्य टोटल अलग हैं। जो हम लोगों की जो परंपरावादी सोच है, जो रूढ़ी कंजर्वेटिव जो सोच है, तो उसमें जो है वो हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग नहीं सोचते हैं, मतलब एक सोच है ऐसी कि पुरुषों को घर के बाहर का काम करना चाहिए और महिलाओं को घर के अंदर का काम करना चाहिए। ये एक कंजर्वेटिव सोच है। तो ये जो नाजी सोच थी मैन और वुमेन के बारे में, वो भी ऐसी ही थी। नाजी आइडियोलॉजी ये कहती थी कि जो मैन है वो क्या है, उसको काफ़ी अग्रेसिव होना चाहिए। जो इसके पहले हमने देखा जिस तरह से मेल जो छोटे छोटे लड़कों को वो जिस तरह से बड़ा किया जाता था, उसमें अग्रेशन, उसमें स्पोर्ट्सशिप जो है ना, वायलेंस है, उस तरह का होना चाहिए। और वुमेन को क्या होना चाहिए, वुमेन जो है वो टोटल घर के लिए बनी हो, वो घर के कामकाज करे, घर में जो है वो बच्चों को पाले, और एक अच्छा जर्मन जो सिटीजन है, अच्छा जर्मन मतलब आप समझ जाइए, है ना, वो बनाने में हेल्प करे देश की। और जो एक प्योर जर्मन ब्लड है वो क्या है, इस तरह से वो उनका निर्माण करे, है ना। तो ये क्या है, इस तरह की सोच इन लोगों की थी। 1933 में एक बार हिटलर ने कहा था, इन माई स्टेट द मदर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटीजन, कि मेरे स्टेट में जो मदर है, जो माता है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट सिटीजन है, नॉट ट्रीटेड इक्वली। लेकिन ये केवल कहने की ही बात थी। उस समय जर्मनी में जितनी भी मदर थी, जितनी भी माताएं थी, उनके साथ कभी भी इक्वली ट्रीट नहीं किया गया। ठीक है, जो जर्मन जो वो होती थी महिलाएं होती थीं, तो उनको कई तरह की सुविधा बाहर मार्केट में इधर हर तरह की सुविधा उनको दी जाती थी। और जो दूसरी जैसे कि जिप्सीज हो गई, इस तरह की महिलाएं हो गई, ज्यूज हो गई, तो उन पर क्या है, काफ़ी अत्याचार किया जाता था। ठीक है, तो ये इन दोनों में काफ़ी अंतर होता था। और ऑनर वुमेन टू प्रोड्यूस मैनी चिल्ड्रन, और सिर्फ यही नहीं, जो आर्य जो महिला होती थी, जर्मन महिला, उनको ज़्यादा बच्चे पैदा करने पर क्या है, उनको सम्मान दिया जाता था। ठीक है, जैसे कि 4 बच्चे अगर किसी महिला के होते तो उसको एक ब्रॉन्ज क्रॉस दिया जाता था, 6 बच्चे होने पर उनको सिल्वर क्रॉस दिया जाता था, और 8 या उससे ज़्यादा बच्चे अगर होते तो उस महिला का सम्मान गोल्ड क्रॉस देकर किया जाता था। ठीक है, तो ये तो क्या है, ये हमने बात की कि ये आर्यन महिला का सम्मान हुआ। और इसके बाहर की, आर्यन महिला के बाहर की अगर कोई महिला होती तो उनके साथ क्या है, इस तरह से बिल्कुल भी ट्रीट किया नहीं जाता था। तो ये बात जो थी कि इन माई स्टेट द मदर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटीजन, ये पूरी तरह से क्या है, ये बात झूठी होती है ना। हालांकि ये केवल आर्यन महिलाओं के लिए भी नहीं था कि हमारे यहाँ माताओं को काफ़ी रिस्पेक्ट किया जाता है, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटीजन है। ये आर्यन महिलाओं से बाहर की बात तो थी ही नहीं, ये एक्चुअली पूरी तरह से आर्यन महिलाओं के लिए भी सही नहीं थी, क्योंकि आगे चल के हम क्या देखते हैं, एक्शन अगेंस्ट द आर्यन वुमेन हु डेविएटेड फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट। महिलाओं के लिए जो कोड ऑफ कंडक्ट उस समय बना हुआ था जर्मन आइडियोलॉजी के हिसाब से, अगर कोई आर्यन महिला उसको फॉलो नहीं करती थी तो क्या है, उसको भी, उसके साथ भी बहुत अत्याचार किया जाता था। ये बोलने में अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन क्या है, उनके जो बाल हैं वो कट कर देना, उनको गंजा कर देना, उनके मुंह पर कालिख पोत देना, गले में एक तख्ती लटका के उनको घुमाना कि मैंने ये कोड ऑफ कंडक्ट को अनफॉलो किया है, और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, इस तरह से क्या किया जाता था, उनको कितना उनका इंसल्ट किया जाता था, या इससे भी ज़्यादा। ठीक है, तो ये जो चीज़ है, ये तो एक, इसको सिर्फ एक झूठी बात ही बोला जा सकता है,
और कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक है ना। ये उन्हीं माताओं के लिए ये था जो उनके कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करते थे, बस इतना समझ लेना काफ़ी है ना। द एक्ट ऑफ प्रोपेगेंडा, प्रोपेगेंडा का हिंदी में मतलब होता है, हम इसको कहेंगे प्रचार, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पहले क्लास में भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, आज थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कि अपने आइडियोलॉजी का जो प्रचार प्रसार करने के लिए बहुत ही जो चीज़ अपनाई गई स्टेप बाय स्टेप, उस पर आश्चर्य भी होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो इन लोगों ने क्या किया, ये जो नाजी लोग थे, यूज़ ऑफ लैंग्वेज एंड मीडिया, लैंग्वेज जो है भाषा और मीडिया है उसका इन लोगों ने बेहतरीन बोलना भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन बहुत प्रॉपर तरीके से इन लोगों ने इस्तेमाल किया, ठीक है। नेवर यूज द वर्ड किल एंड मर्डर। हम सभी जानते हैं कि नाजियों ने कितने सारे लोगों को मारा, मर्डर किया, लेकिन आपसी बातचीत में या मीडिया के सामने या कहीं पर भी इन्होंने किल और मर्डर शब्द का इस्तेमाल कभी नहीं किया, ठीक है। मास किलिंग जो होती थी, मास मतलब बहुत सारे लोग, किलिंग मतलब मारना, बहुत सारे लोगों को मारने का जो ये होता था, तो इसको ये लोग नाम देते थे स्पेशल ट्रीटमेंट। नाम भी देखिए एकदम भ्रामक जो होते थे, मतलब कोड में बात करना जिसको कहते हैं ना, ये कुछ इसी तरह से होता था, किसी को पता नहीं चलता था, किसी को समझ में नहीं आता था और वो काम हो भी जाता था, है ना। तो जब मास किलिंग इन लोगों को बोलना रहता था तो ये लोग क्या बोलते थे, स्पेशल ट्रीटमेंट, और वो भी स्पेशल ट्रीटमेंट किन लोगों का, ज्यूज। जब ज्यूज लोगों को ग्रुप में मारना होता था उसके लिए क्या है, ये लोग स्पेशल ट्रीटमेंट शब्द का इस्तेमाल करते थे। और फाइनल सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन को हिंदी में कहते हैं अंतिम समाधान, ठीक है। फाइनल सॉल्यूशन, इनके शब्द देखिए किस तरह से इन लोगों ने चूज किए, तो ये इनके लिए इस्तेमाल किया जाता था। यूथेनेशिया, ठीक है, जब इनको मारना होता था तो ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता था, डिसेबल्ड लोगों के लिए। डिसेबल्ड मतलब हम कह सकते हैं कि हैंडीकैप लोग जो होते थे ना, उसको भी ये नाजी लोग मतलब किसी भी तरह से अपने देश में रखना नहीं चाहते थे, उसको उपयुक्त नहीं मानते थे। तो यूथेनेशिया जो है ये क्या है, डिसेबल्ड लोगों को मारने के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया जाता था। जो स्पेशल ट्रीटमेंट और फाइनल सॉल्यूशन जैसे शब्द इस्तेमाल किए जाते थे तो उसका मतलब क्या होता था, डिपोर्टिंग पीपल टू गैस चैम्बर, ठीक है। इसको फाइनल सॉल्यूशन के लिए लेके जाना है, अगर ऐसा, या इसका फाइनल सॉल्यूशन निकालना है, अगर ऐसा इस्तेमाल किया जाता था सेंटेंस, तो ये फाइनल सॉल्यूशन का यहाँ पर क्या मतलब होता था कि लोगों को गैस चैम्बर में लेके जाना मारने के लिए, ठीक है। फिर क्या है, ये जो गैस चैम्बर होता था, है ना, इसको कहा जाता था डिसइंफेक्शन एरिया। गैस चैम्बर को भी गैस चैम्बर नहीं कहा जाता था, क्या कहा जाता था, डिसइंफेक्शन एरिया। जो डिसइंफेक्शन एरिया मतलब वहाँ पर उस एरिया को डिसइंफेक्शन करना है, ठीक है, इन्फेक्शन से मुक्त करना है। और मतलब इन्फेक्शन मतलब किनको कहा जाता था, ये जितने भी डिसेबल्ड हो गए या अनडिजायरेबल जिसको ये लोग मानते थे, वो सारे लोगों को ये लोग इन्फेक्शन मानते थे, संक्रमण, ठीक है। तो वो गैस चैम्बर का मतलब होता था डिसइंफेक्शन एरिया, जहाँ पर इस तरह के लोगों को क्या किया जाएगा, ख़त्म किया जाएगा। और ये जो गैस चैम्बर होता था ये क्या है, लुक लाइक बाथरूम। गैस चैम्बर का इमेजिनेशन अगर आप करोगे तो ये क्या है, एक बाथरूम जैसा दिखाई देता था, इक्विप्ड विथ फेक शावर हेड्स, जिसमें क्या है, जैसे शावर जैसे बाथरूम में लगे होते ना शावर हेड, तो उस तरह से उसमें लगे होते थे, लेकिन वो शावर के लिए नहीं थे, इसीलिए वो फेक कहा गया है। वो किसके लिए थे, उसमें जहरीली गैस प्रवाहित करने के लिए थे, ठीक है। मीडिया वॉज केयरफुली यूज्ड, मीडिया का जो इस्तेमाल है वो भी क्या है, बहुत सोच समझकर पूरे दिमाग के साथ में किया गया, ठीक है। जैसे विजुअल इमेज, बार बार विजुअल इमेज दिखाना, फिल्म्स दिखाना, रेडियो के थ्रू, पोस्टर्स के थ्रू, कैची स्लोगन्स के थ्रू, लीफलेट्स वगैरह जो है वो उसके ज़रिए क्या किया गया, इनकी जो अपनी आइडियोलॉजी थी,
और दूसरों के अगेंस्ट अगर कुछ आइडियोलॉजी फैलाना था तो इस चीज़ का जम कर इस्तेमाल किया गया। ठीक है, द एटर्नल ज्यू ये एक फिल्म थी जो कि उस समय हम कह सकते हैं बहुत ही कुख्यात फिल्म थी, और ये जितने भी चीज़ें होती थी उसमें जो ज्यूज लोग थे, जो कम्युनिस्ट लोग थे, या और भी लोग जो कि जिसको कि जो नाजी आइडियोलॉजी अनडिज़ायरेबल मानती थी, तो उसको ये लोग एक ख़ास इमेज में ये लोग दिखाया करते थे। ठीक है, इनको हमेशा, जिससे लोगों में, नाजी जर्मनी लोगों में जो है वो नफ़रत का भाव फैले, है ना। इस तरह से इन लोगों को हमेशा उनकी इमेज को, या फिर ये लोग ख़राब लोग हैं, अच्छे लोग नहीं हैं, हमेशा क्या है इस तरह से इन लोगों को चित्रित किया जाता। ठीक है, और जो तरह तरह के जो स्लोगन जो होते थे, स्लोगन में भी उन लोगों के लिए बहुत बुरी बुरी बातें जो है वो लिखी जाती थी, जिसको ये लोग अनडिज़ायरेबल कहते थे। ठीक है, एटर्नल ज्यू उस समय की एक बहुत ही कुख्यात फिल्म थी, और उसमें भी क्या है, देखिए ये जो ज्यूज लोग जो थे इनको बहुत ही एक ट्रेडिशनल ड्रेस में हमेशा दिखाना, एक राक्षसों की तरह इनकी इमेज को बताना, इनके जो फीचर्स हैं उनको हमेशा मतलब गलत तरीके से पेश करना कि ये लोग ऐसे ही होते हैं, इस तरह से हमेशा इनको फिल्मों में या फिर ये जो विजुअल इमेज फिल्म्स, इस समय इन लोगों को ऐसे ही दिखाया जाता। इसमें इन लोगों को ऐसा दिखाया जाता कि वो लोग एक परंपरागत ड्रेस, एक ट्रेडिशनल ड्रेस पहने हुए हैं, उस तरह से इन फिल्मों में दिखाया जाता इनको, जबकि रियलिटी ये थी कि जो ज्यूज़ और जर्मन जो थे उनको सामने से देखने पर कोई पहचान भी नहीं सकता था। ठीक है, लेकिन इसमें ज़बरदस्ती डिफरेंसेस करने की कोशिश की गई। इन सब का जो फाइनल चीज़ जो आउटकम निकल के आया इन सारी चीज़ों का, हम ये कह सकते हैं कि जो नाजी हैं उन लोगों ने एक ऐसी आइडियोलॉजी लोगों के मन में बना दी कि ये कहा जा सकता था, जिसमें वो कहना चाह रहे थे कि केवल और केवल नाजी ही हैं जो कि उनके सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये बात जो है वो लोगों के मन में बिठाने में काफ़ी हद तक नाजियों ने सफलता पाई। ठीक है, चलिए अब हम इसके आगे का डेवलपमेंट देखेंगे। ऑर्डिनरी पीपल एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, फोर्थ लेसन हमारा ख़त्म हुआ और ये हमारा फिफ्थ लेसन है, जिसमें हम देखेंगे कि लोगों की, ऑर्डिनरी पीपल जो कॉमन पीपल हैं, इनकी स्थिति क्या थी और किस तरह से ह्यूमैनिटी, मानवता के खिलाफ ये क्राइम, ये अपराध था, इसके बारे में मतलब एक तरह से सोच लीजिए कि ये कंक्लूड ही किया गया है। ये हमारा नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर का लास्ट लेसन हम इसके अंदर का पढ़ रहे हैं। बिकॉज ये थोड़ा सा छोटा है, ये छोटा सा टॉपिक है, इसलिए क्या है, इसके लिए मैंने कोई अलग सा क्लास लेना मैंने ठीक नहीं समझा, इसको हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ऑर्डिनरी पीपल एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, हमने इसके बारे में नाजिज्म और उसकी एक्टिविटी और हिटलर वगैरह के बारे में हमने काफ़ी कुछ स्टडी कर लिया अब तक। अब हम देखेंगे कॉमन पीपल के बारे में, हम देखेंगे कि उनकी स्थिति क्या थी, जो आम लोग जो होते हैं उनकी स्थिति क्या थी। तो मैनी सॉ द वर्ल्ड थ्रू नाजी आइज़, तो इसमें हर तरह के लोग थे। इसमें कॉमन पीपल में एक तरह के लोग ये भी थे जो कि मतलब इतना अधिक प्रचार, इतना अधिक प्रोपेगेंडा किया गया था कि कुछ लोग सच में ऐसे थे जो कि दुनिया को नाजी लोगों के या नाजी आइडियोलॉजी की नज़रों से ही वो लोग देखने लगे थे। जो ज्यूज़ या फिर और जितने अनडिज़ायरेबल लोग जिसको नाजी कहते थे उनके खिलाफ, और ख़ासकर ज्यूज़ के खिलाफ वही नफ़रत, वही घृणा जो है उनके अंदर में थी, जैसा जो नाजिज्म और हिटलर जैसा डेवलप करना चाह रहे थे। इस तरह के लोग जो हैं
वो ऐसा भी किया करते थे कि जैसे अगर शक होता किसी को किसी के ज्यूज होने पर, तो ये क्या बाकायदा पुलिस जो है उसको भी इत्तला किया कर दिया करते थे। इस तरह की भी चीज़ें होती थी। ये जो इस तरह के जो फर्स्ट पर्सन जो हैं, ये लोग ऐसे भी थे कि ये लोग वो लोग थे जो ये मानते थे कि जो ये नाजिज्म जो है यही एक आइडियोलॉजी है और हिटलर ही वो पर्सन है जो कि आगे चल के हमारे देश को सेफ बनाएगा, सुरक्षित बनाएगा। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस सारे के सारे लोग इस तरह के थे। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो लोग बाकायदा इस आइडियोलॉजी के अगेंस्ट थे। मैनी ऑर्गेनाइज्ड अचीव एक्टिव रेजिस्टेंस टू नाजिज्म। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इस आइडियोलॉजी का विरोध किया था। और ऐसे ही एक था निम्योलर जो है, वो एक पास्टर था, पास्टर निम्योलर। मैंने बाकायदा इसको हिंदी में भी लिख दिया है ताकि स्पेलिंग में उतना कन्फ्यूजन ना हो। तो इसने क्या किया, ये वो पर्सन था जो कि एक पास्टर था जिसने ये बहुत ही एक्टिव होकर विरोध किया इसका। ठीक है, और ये शैलोट बैराट जो है, ये इसने थर्ड राइक और ड्रीम्स, ये एक्चुअली एक डायरी थी। ये थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स, ये एक्चुअली पहले एक डायरी थी, बाद में इसको किताबों की शक्ल में इसको रूप दे दिया गया और इसका नाम रख दिया गया थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स। ठीक है, जिसमें उस समय की जो घटनाएं थी, उस समय की जो फीलिंग्स थी, इसमें उसको पूरा बताया गया है। तो ये जो बुक है और उसका राइटर का नाम आप लोग याद रखोगे। ठीक है, एक तीसरे तरह के लोग ऐसे भी थे जो कि जानते थे कि क्या हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, सब जानते थे, लेकिन फिर भी वो लोग चुपचाप बैठे हुए थे, है ना। आगे बढ़ के विरोध नहीं कर पा रहे थे, नहीं करना चाहते थे जो कुछ भी है। ठीक है, तो ये 3 तरह के लोग यहाँ पर थे। नॉलेज अबाउट द हॉलोकॉस्ट। हॉलोकॉस्ट का मतलब होता है महाविध्वंस। ठीक है, तो देखिए ये जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, ये क्या है, 1939 से 1945 के बीच में हुआ। और इससे पहले कि हम लोगों ने जितने भी क्लासेस की, तो उसमें मैंने साफ साफ क्या बताया आप लोगों को कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के स्टार्ट होने से पहले ही ये जितने भी अत्याचार, ये जो किए गए अत्याचार ही इसको नाम दिया जा सकता है, ये सारे जो किए गए वो इसके पहले से स्टार्ट हो गए। और जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, तब तो ऐसा हुआ कि इसकी आड़ में क्या क्या नहीं किया गया होगा, सब कुछ किया गया। ठीक है, तो ये जो कुछ भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा या उससे पहले भी जो पढ़ा, ये सारी चीज़ें किस तरह से, ये गैस चैम्बर और डिसइंफेक्शन एरिया और इस तरह की जितनी भी चीज़ें किस तरह से की गई, ये तो क्या है, जर्मनी के अंदर ही हो रही थी अभी तक। उधर युद्ध भी चल रहा है और इधर ये भी चल रहा है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये नाजी प्रैक्टिस जो है कि क्या चीज़ें हो रही थी, ये जर्मनी के बाहर भी ये इंफॉर्मेशन पहुंची। ठीक है, धीरे धीरे पहुंचने लगी। आफ्टर वॉर द वर्ल्ड न्यू द रियलिटी। लेकिन एक्चुअल क्या हुआ था इस युद्ध के दौरान, ये जर्मनी में नाजियों ने क्या क्या किया था, हिटलर ने क्या किया था, ये तो बाहर के देशों को युद्ध के बाद ही पता चल सका। ठीक है, और ये जो ज्यूज लोग थे उस समय, मतलब जितनी बुरी तरह से इन लोगों को मारा गया है ना, जब युद्ध खत्म होने को था या युद्ध चल ही रहा था, तो उस समय एक ज्यूज पर्सन है, उसका ये कहना था कि वो सिर्फ आधा घंटा और जीना चाहता है ताकि वो दुनिया वालों को बता सके कि हमने क्या क्या झेला है। ठीक है, तो ये पूरे इमोशन जो है वो ज्यूज लोगों के थे। और इतना अत्याचार करने के बावजूद या इतना अत्याचार बर्दाश्त करने के बावजूद ये जो ज्यूज लोग थे या फिर और भी जो अनडिज़ायरेबल लोग थे, इन लोगों ने क्या किया, डायरीज़ लिखी थी। डायरीज़ में अपने
फीलिंग को लिखा था, नोटबुक्स है कि कितने तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं जिससे ये पता चलता है कि उस समय क्या क्या हुआ था, क्या फीलिंग थी, क्या सिचुएशन थी, ये सारी बातों के बारे में हमको पता चलता है। लेकिन 1945 में जब जर्मनी बुरी तरह से जब उसकी हार हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब समाप्त हुआ, तो उसके बाद क्या किया गया, ऑफिस में जितने भी एविडेंस रखे गए थे उनको जलाने के लिए, है ना, कोई एविडेंस ये लोग छोड़ना नहीं चाहते थे, उनको जलाने के लिए क्या किया गया, पेट्रोल डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया गया। ठीक है। और यहाँ पर ये भी आप लोगों की जो एनसीईआरटी है उसमें एक मिल्क का जो डब्बा है ना, तो ये क्या किया गया, डायरीज, नोटबुक्स, इस तरह के जितने भी चीज़ें थी उसको उस दूध के डिब्बे में छुपा कर रखा गया था। और वो कब रिकवर हुआ पता, 1950 में उसको रिकवर किया गया। 1950 में जब उसको वो रिकवर हुआ और उसको खोला गया तो इसमें बहुत सारी डायरीज, नोटबुक्स, इस तरह की चीज़ें मिली जिसमें लोगों ने अपनी फीलिंग, अपने इमोशन, अपनी जो दर्दनाक स्टोरी है उसको उन्होंने बयां किया हुआ था। और तब जाके सही जो चीज़ें जो है वो पूरी दुनिया को पता लगी। ठीक है। तो ये देखिए आज जो ये वाला जो हमारा यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 3 है, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, ये आज पूरी तरह से ख़त्म हुआ। ओके, आई थिंक आप लोगों को इसके बारे में काफ़ी जानकारी मिली होगी, कहीं ना कहीं आप लोगों ने इससे कनेक्ट किया होगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही कर पाएंगे। नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में फिर आपसे मुलाकात होगी। ओके, टिल देन गुड बाय।